कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों में सबसे बड़ी समस्या रहती है, वो रहती है मैथ से रिलेटेड। अब मैथ से जुड़ी हुई समस्या क्यों रहती है, उसके भी अलग अलग कारण होते हैं। और मैं मुख्य कारण ये मानता हूँ कि जो 9th क्लास है, पूर्व में कक्षा 8 का बोर्ड देकर आती है, और 8th का बोर्ड देने के बाद वो अगली साल फिर 10th का बोर्ड आ जाता है। तो जो भी पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली फोकस देते हैं बोर्ड की क्लास यानी 10th पर, और उससे पहले 8th पर और फोकस देते हैं। तो 9th पर वो इतना लोड दे नहीं पाते, जहां तक मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है। तो 9th के बच्चे क्या करते हैं कि मौज मस्ती में रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि 10वीं में पढ़ेंगे, 10वीं में पढ़ते हैं, और ऐसी स्थिति होने पर कई बच्चे फेल हो जाते हैं। हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, 8वीं तक लगातार पास होने की प्रक्रिया, 9th में डायरेक्ट सीधा फेल वाली सिस्टम शुरू होता है, तो कई बच्चे यहाँ असफल हो जाते हैं। इसलिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि 10th से ज़्यादा अगर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो है 9th। क्यों कि 9th की हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं, और बच्चे का क्या होते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। वो अपने मस्त में रहने के चक्कर में पूरा साल खराब करता है, और उसके वास्तव में डीपली कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। और जब वो 10th में जाता है तब उसको ये समस्या का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और जब समस्या का सामना करना पड़ता है तो वो कवर नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए इस पहल को प्रारंभ किया। अब देखो, जब हमने कक्षा 9 को प्रारंभ किया है तो सबसे पहली प्रश्नावली हमारी संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संख्याओं के बारे में जानकारी होने का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी संख्या होती है और किस प्रकार होती है। जैसे सबसे पहले हमारी आती है प्राकृत संख्या, उसके बाद में आएगी पूर्ण संख्या, उसके बाद में आएगी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक के बाद में संख्या आएगी परिमेय, इसके अलावा अपरिमेय, और इन सब से जुड़कर इन सब संख्याओं से मिलकर जो बनेगी वो आएगी हमारी वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। अब देखो, इनके बारे में आपको एक एक के बारे में आसानी से समझना है कि क्या होता है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये n से शुरू होती है, अर्थात वो संख्या जो कहां से प्रारंभ होती है? 1 से, जो प्रकृति की देन है। 1 से शुरू होकर चलती है और लगातार बढ़ती है, वो सारी प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से जुड़े हुए कई सवाल हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जिनको हमें बड़े आसानी से ध्यान रखना है। और पूर्ण संख्या वो होती है जिसको होल नंबर कहते हैं, W से इसको लिखते हैं, और वो होती है जो 0 से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? 0, 1, 2, 3, 4 ये तक चलती है। अब परीक्षा में इन दोनों की तुलना होती है, और तुलना से जुड़ा हुआ सवाल यह आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है। क्यों होती है? कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रही है? 1 से, और ये कहां से शुरू हो रही है? ये 0 से शुरू हो रही है। इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? सभी पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। हालांकि ऐसा सवाल नहीं आता, लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि सर क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद में पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस में और प्लस में आती है, अर्थात माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक, अर्थात -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3 ये सारी संख्या होगी। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या में आती है? ये संख्या में आती है पूर्णांक संख्या में। कौन संख्या में आती है? पूर्णांक। उसके बाद में अगली संख्या आती है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, वो संख्या जो P/Q के रूप में, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बड़ा आ सकता है, छोटा आ सकता है, माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है। और P/Q का मतलब हुआ कि वो संख्या होनी चाहिए बटाओं में। वो संख्या 5/7 भी हो सकती है, वो संख्या 7/8 भी हो सकती है, वो 10/11 भी हो सकती है। अर्थात वो संख्या माइनस में भी हो सकती है और वो संख्या प्लस में भी हो सकती है।
क्लियर चीज हो गई। और उसके बाद में आती है ए परिमेय संख्या। देखो जब हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं तो हमारे एक संख्या आती है अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अर्थात वो संख्या, कौन सी संख्या? जिसका भाग स्वयं में जाता है और किसी में नहीं जाता। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये वो संख्या है जिसमें केवल और केवल खुद का भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। और इस प्रकार की जो संख्या होती है उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इन अभाज्य संख्या के ऊपर अगर ये लग जाता है अंडरूट, तो ये सभी की सभी कौन सी संख्या बन जाएगी? ए परिमेय संख्या। कौन सी बन जाएगी? ए परिमेय संख्या। अब आपको जब ये ए परिमेय संख्या बन जाती है तो ए परिमेय संख्या से जुड़े हुए कुछ डाटा आने चाहिए जो परीक्षा में आपको लगातार कंफ्यूज करेंगे। इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए और उनका बढ़िया व्यवहारिक तरीके से हमें अध्ययन करना आना चाहिए। अब देखो डाटा क्या होना चाहिए। अगर मैंने आपको कह दिया कोई भी नंबर है अंडरूट में है, वो अभाज्य संख्या, जैसे √5। इसी प्रकार आप लिख सकते हो √2, √3। ये सारी संख्या अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या अंडरूट में आती है, इसका मतलब वो ए परिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? ए परिमेय संख्या। अब पहला सवाल बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु। पहला बिंदु कहता है कि कोई भी नंबर, चाहे कैसा भी नंबर हो, यानी कैसी भी संख्या हो, अगर आप उस अभाज्य संख्या में जोड़ोगे चाहे अभाज्य संख्या में घटाओगे, तो किसी प्रकार से आप कार्य कर लो, वो संख्या ए परिमेय संख्या रहेगी। बशर्ते उसको, जैसे √5 है, अगर इसको आप √5 से तो गुणा करते हो तब ये परिमेय संख्या बन सकती है, अन्यथा इसकी परिमेय संख्या बनने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। √5 को आप √3 से गुणा कर दो तो भी ये ए परिमेय संख्या ही रहेगी। चाहे इसमें जोड़ दो, चाहे इसमें किसी भी नंबर का भाग दे दो, चाहे किसी भी नंबर से गुणा कर दो और चाहे किसी भी नंबर की बाकी कर दो, ये हमेशा क्या रहेगी? ये हमेशा ए परिमेय संख्या ही रहेगी। ये डाटा आपको आना चाहिए और ये डाटा जब आपको आता है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हो। ये 8th से जुड़ी हुई प्रश्नावली आएगी आपके कक्षा 9th में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो भी मैंने आपको एक लाइन बताई, ये कह रहा है कि दिए हुए जो कथन है उनमें कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य, कारण दीजिए। ठीक है, सबसे पहले पूर्ण संख्या लिख रहा है या पूर्णांक लिख रहा है या परिमेय लिख रहा है या परिमेय लिख रहा है या पूर्णांक या प्राकृत। तो इन संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि सबसे पहले तो प्राकृत संख्या क्या होती है। मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होकर चलती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अर्थात इसके बाद में जब 1, 2, 3 आएंगे ना, इसके बाद में सारी पूरी प्राकृत संख्या हो गई है। तो ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या का एक छोटा रूप है। अर्थात प्राकृत संख्या है ना, जो पूर्ण संख्या की एक 0 को छोड़ देते हो तो ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या एक की बात है। 0 आ जाता है इसलिए पूर्ण बन जाता है, बाकी वो की वो प्राकृत संख्या वही पूर्ण संख्या। और उसके बाद में सारी पूर्ण, सारी प्राकृत और माइनस की जितनी भी संख्या है सब मिलकर पूर्णांक संख्या। तो परीक्षा में आता है क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? हो सकती है। क्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती और ना ही सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों? कि इसमें माइनस भी आता है लेकिन इन दोनों में माइनस नहीं आता। तो पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये 0 भी, तो ये असत्य नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो आपको ये ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है क्योंकि पूर्णांक ये हो गई, पूर्णांक ये हो गया। तो इस संख्या को आप बट्टावा में लिख सकते हो। कोई भी संख्या कभी अकेली नहीं होती, उसके नीचे हमेशा 1 होता है। और मैंने कहा कि परिमेय संख्या का एक ही रूल है, P/Q के रूप में होना चाहिए। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और ये Q का मान कभी भी इसमें 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये बात दूसरी सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये बात गलत है क्योंकि पूर्णांक की संख्या की अलग परिभाषा होती है। पूर्णांक संख्या होती है जैसे 1 के रूप में होती है, 2 के रूप में होती है, 3, 4 ऐसे होती है। ये जैसे 3/5 आ गया,
ये अनावर्त ऐसा मतलब इस भाग बढ़ता जाएगा, इस पॉइंटों में आता है इसका उत्तर। तो जब पॉइंटों में आएगा तो ये पूर्णांक अंक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है, ना कि बटावा का। शुद्ध रूप से संख्या 1 2 3 4 ये होती है, ये पूर्णांक होती है। तो बोलो आपको समझ में आई कि नहीं है? ये बात कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सिर्फ यही नहीं, ये कक्षा 8 में भी आता है। आपको इसके अलग तरीके से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। ये पूछ रहा है 1 और 2 के बीच में आप परिमेय संख्या ज्ञात करो। किसके बीच में ज्ञात करो? 1 और 2 के बीच में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप परिमेय संख्या इन संख्याओं के बीच में ज्ञात करो तो आप ये चेक करो कितनी संख्या ज्ञात करो। आपको 5 ज्ञात करनी, तो यहां लिख दो 1 और यहां लिख दो 2। उसके बाद में आपकी ड्यूटी ये रहनी चाहिए कि सबसे पहला तो काम आपका ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो मैं बताता हूं, कि आप ये चेक करो कि इनके हर हमेशा समान आना चाहिए। दोनों के नीचे 1 है। अगर संख्या अलग आती है, जो हम आगे उदाहरण करेंगे, अगर इनके हर अलग अलग है तो आपको सबसे पहले इनके हर को 1 करना पड़ेगा। मान लो इनके तो हर 1 है। जब आपको 5 संख्या ज्ञात करनी है, जिसके बाद में आपको इनको ऊपर नीचे 5 से गुणा करना है। तो मैंने कर दिया 5/5 और ये आ गया 10/5। अब आपको निकालनी है तो 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। ये सारी जो संख्या हो गई ये आपने निकाली कि नहीं निकाली, इनके बीच की संख्या। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार हमें क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा था, अगर सवाल आपके ऐसे नहीं आकर ऐसा आ जाता है, कैसा मैं बता रहा हूं कि 1/2 व 2/4 सॉरी 2/6 आ जाता है। इनके बीच आप परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिमेय संख्या। तो आपकी पहली ड्यूटी ये बनती है कि इनके नीचे अक्सर जो भी है, ये 0.5 है, देखो संख्या थोड़ी सही लिखनी पड़ेगी, हालांकि उत्तर कोई बड़ा इशू नहीं है, आ जाता है 1/2 और 3/4। इसके बीच में आपको संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो जब भी आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो मैंने कहा कि आपका पहला कार्य ये रहना चाहिए कि आपको इनके हर को बराबर करना। ये हर कितना है? 2 और ये कितना है? 4। तो आपको यहाँ क्या लेकर आना है? 4 लाने के लिए सबसे पहला काम करो, आप ऊपर नीचे किससे गुणा करो? 2 से। तो ऊपर आ गया 2, नीचे कितना आ गया? 4। ऊपर कितना आ गया? 3, नीचे कितना आ गया? 4। अब आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो आपकी अगली ड्यूटी ये रहेगी कि इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो? आप 5 से। किससे गुणा कर दो? 5 से। तो गुणा करने पर ये आ गया 10, ये आ गया 20, ये आ गया 15, ये आ गया 20। तो 11/20 कितने बटा 20? 12/20, 13/20, 14/20। बोलो ये संख्या आई कि नहीं आई? बिल्कुल इसी प्रकार ये संख्या आएगी। और कभी भी हमारे पास कोई सवाल आए और उनके बीच में संख्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्या, तो वो इसी प्रकार ज्ञात की जाती है। अब हमारे पास सवाल आया है और इसको हमें सरल करना है। पहला तो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो निश्चित रूप से आपको जब शून्य का परिमेय संख्या पूछ रहा है तो शून्य को लिखना आना चाहिए। और आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कोई नंबर आता, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 100 आ गया, तो ये कभी अकेला नहीं होता, इसके नीचे हमेशा 1 होता है। इनके नीचे क्या होता है? तो आप मुझे बताओ, 0 के नीचे भी क्या आएगा? 1। हमेशा 1 होता है। अब जब 0 से नीचे 1 आ गया तो बोलो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और जब q के रूप में लिख सकते हैं तो बोलो q का मान ≠ 0 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि q का मान क्या है? 1। तो ये कह रहे से p/q में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। p और q के पूर्णांक, क्या q ≠ 0 है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि q का मान कितना है? 1। कितना है? 1। ये चीज हमें समझनी, और ये चीज अगर आपके समझ में आ गई, इसका मतलब है बहुत आसानी से आप सवाल कर रहे हो और कोई और किसी प्रकार की आपको कभी समस्याएं नहीं आएगी। अगला सवाल क्या है?
3 और 4 या इसके बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और उसके बाद में जो कथन है वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं, आप बोलोगे वो जैसे मैंने कराया है। अब देखो सबसे पहले हम तीसरा सवाल करते हैं, दूसरा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी। मैंने आपको कहा जब भी हम सवाल करते हैं हमारी पहली ड्यूटी ये रहती है कि आपको इसके नीचे का जो हर है वो बराबर करना है। बोलो 5 5 बराबर 1 नहीं। बराबर करने के बाद में अगली ड्यूटी ये रहती है कि हमें संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 5। कितनी ज्ञात करनी है? 5। आप इसको 5 से गुणा कर सकते हो। अगर लगता है कि कम आ रही तो आप इसको 6 से भी गुणा कर सकते हो। किससे भी गुणा कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन संख्या को एकदम समान से गुणा करना है। तो देखो 3 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 18। और उसके बाद में 5 को 6 से किया 30, 4 को 6 से किया, कितना आया? 24, और ये कितना आ गया? 13। अब आप लिख दो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इनके बीच की परिमेय संख्या हमेशा इतने इजी तरीके से ज्ञात होती है और आपको ऐसे ही ज्ञात करनी, कभी भी चिंता नहीं करनी और बड़े आसानी तरीके से आपको करना है। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? 9th क्लास का मामला है, इसलिए मैं बड़े इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको बड़े ही ध्यान और इत्मीनान से पढ़ने का प्रयास करो। अगला सवाल ये पूछ रहा है कथन सत्य है या असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या 0 से होती है, प्राकृत संख्या 1 2 3 से होती है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक तो ये भी होती है, क्या ये पूर्णांक तो ये भी होती है, क्या ये पूर्ण है? नहीं। तो ये क्या हो गया? गलत। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या में तो क्या होती है? बटाव में होती है, अधिक नहीं आती है। और परिमेय संख्या तो माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसलिए ये भी क्या होगा? गलत। इसके कितने कथन सही होंगे? 2। आप फिर प्रयास करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस इनके लिए समय देना। अगला टॉपिक आएगा हमारा और महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा, वो आएगा अपरिमेय नंबर। जब कक्षा 10 में बच्चे रहते हैं तो कई बच्चों को ये भी पता नहीं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। नहीं पता, वास्तविक चीज है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। वो अपने हाल में मस्त रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपको समझना है कि पाई है ये अपरिमेय संख्या है। कई बार परीक्षा में आ जाता, पहले बता देता हूं आपको। मतलब अपरिमेय संख्या का वास्तविक तौर तो ये है कि वो पॉइंट से बढ़ती बढ़ती अनावश्यक रूप से चलती रहती है। वो अपरिमेय संख्या होगी जिसको हम परिभाषित नहीं कर पा रहे, पॉइंटों में बढ़ती जाती। तो मैंने मेरे तरीके से सीधा निकाला कि जो अभाज्य संख्या अंडरूट में आती है वो सारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, ये सारी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अब जब कक्षा आप 10 में जाओगे तो इससे जुड़ा हुआ आपके सवाल आएगा, और क्या आएगा कि क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो है सो इसे सिद्ध कीजिए। क्या ये जो दी हुई संख्या अपरिमेय है? क्या ये अपरिमेय संख्या है? क्या ये अपरिमेय संख्या है? आपको इसको फाइंड आउट करना है। लेकिन आपके यहां नहीं आएगा, आपके यहां चित्र के रूप में निरूपण आ सकता है। और जो बहुत इजी है, √2 और √3 का चित्र निरूपण दे रखा है। सबसे पहले हम √2 का देखेंगे और उसके बाद में हम √3 का देखेंगे। ये देखो, इसको आप समझने का प्रयास करो। अगर परीक्षा में आपके आता है √2 को आप संख्या रेखा में निरूपित करो, तो आपको ऐसे करना है। कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको बस चित्र लेकर एक कॉपी और पेन से लेना है। देखो सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि एक लाइन खींच रहा है। क्या खींच रहा है? एक लाइन। ये लाइन खींच रहा है। लाइन खींचने के बाद में आपको क्या करना है कि यहां लिख दिया आपने, जैसे यहां लिख दिया आपने 0। तो 0 के बाद में क्या आएगा? 1, और 1 के बाद में क्या आएगा? 2। अब आपको निरूपित करना है किसको? किसको निरूपित करना है? √2 को। किसको? तो आपने पढ़ा होगा कि √2 हमें चाहिए। तो √2 का मान तो हमें व्यवहारिक रूप से तो पता है
कि इसका मान 1.4 मतलब 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन अब इसको चित्र में कैसे दर्शाते हैं? तो चित्र में दर्शाना बहुत ईजी है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये नाम याद होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ये नाम आपको याद होना चाहिए। अगर ये नाम आपको याद है तो आपको घबराने की जरूरत कतई नहीं है। क्यों नहीं है? कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है हमेशा समकोण त्रिभुज पर। त्रिभुज समकोण होना चाहिए, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। दो बिंदु क्लियर। तीसरी है कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और जो 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। तो ये क्या कह रहा है कि मुझे ये ज्ञात करना है, तो ये तो आ गया एक, और इसी प्रकार में एक यहां एक 90 डिग्री का कोण बना देता हूं, तो ये आ गया आधार और ये क्या आ गया? लंब। अब आप सब जानते हो ये भी एक है, ये भी एक है। एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, एक प्लस एक, बोलो कितना आएगा? इस लाइन को मैं जब पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करूंगा तो मान कितना आएगा? √2। और फिर आपको क्या करना है? इस प्रकार को इतना खोलना है, यहां से लेके यहां तक, और यहां एक चाप काटना है। और ये जो चाप काटने पर ये जो बिंदु आएगा ये किसका आएगा? √2 का। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे हो गई। अगर आपको बोले √3 का, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि √3 का मान भी 1 और 2 के बीच में होता है। तो ये तो √2 का मान है। अब आपको क्या करना है? फिर एक लाइन खींचनी। क्या खींचनी? एक लाइन, एक ऐसी लाइन खींचनी है, और यह लाइन खींचोगे आप तो ये पाओगे कि ये 90 डिग्री का कोण है। कितना है? 90 डिग्री का। और ये मान 1 हो गया, और इसको आप जब सरल करोगे तो क्या पाओगे? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का हो गया 2 और 1 का हो गया 1, और ये कितना आ गया? √3। और ये मैंने √3, फिर प्रकार को आपको यहां खोलकर यहां चाप काटना। अब बोलोगे सर भाई आपने तो ऐसा कर दिया, हमें कैसे याद रहेगा? तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हमें कुछ चीज के लिए थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा। इसका अगर चित्र में ज्यामिति निरूपण करना है तो हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि √2 का स्क्वायर कितना होता है, किसका स्क्वायर। देखो सबसे पहले इसने ये किया, करने के बाद यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया, और कोण बनाने के बाद फिर यहाँ इसने चाप काटा और ये बनकर यहाँ पर आया। इस प्रकार ये √3 और √2 परिमेय संख्या है। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। पीछे वाले सवालों में तो एक तो बनता है संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अगर कोई दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट बनता है तो ये बनेगा कि कोई भी वास्तविक संख्या है उसमें √3 का निर्धारण करो, और अगर कोई भी वास्तविक संख्या तो उसमें √2 का आपको निर्धारण करना पड़ सकता है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद में ये अगले सवाल, उसके बाद में अगर आपकी किताब का मोस्ट सवाल बनता है तो ये बनता है, और इस सवाल को आपको बड़े गहराई से समझना है। और ये सवाल मानो कि ये लास्ट सवाल ही मानो आप इसको अगर आपने समझ लिया तो मेरा पढ़ाना वसूल हो गया। और मैं इस सवाल के लिए पढ़ा रहा हूं। भले आपका समय इतना खराब किया, लेकिन आगे से नहीं होगा, क्योंकि ये जब पीछे है तो उसको समय देना पड़ता है। देखो एक तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर रिपीट होता है, जैसे ये हो रहा है 3 रिपोर्ट हो रहा है, तो 3 के ऊपर हम लगाते हैं ये चिन्ह होता है, ये बार होता है। क्या होता है? बार। जहां पर बार आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बार बार आ रहा है। कैसे आ रहा है? बार बार। अगर आपके सवाल आता है 0.3 4 5 7 और 5 और 7 के ऊपर बार आए, इसका मतलब कौन सा अक्षर बार बार आ रहा है? 5 और 7। ये 3 और 4 नहीं आ रहे, ये तो एक ही बार आए हैं। जब 5 पर 7 पर लग रहा है तो ये बार बार आ रहे हैं। और अगर इसी प्रकार सवाल आता है 0.5 6 7 और इन तीनों पर बार आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों संख्याएं आपके बार बार आ रही। इस चीज का आपको सबसे पहले विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये ध्यान रख लिया तो हमारा सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब देखो मैं इस सवाल को सरल कर रहा हूं कि किताब वाला कह रहा है कि 0.333 इसको P/Q के रूप में लिखो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए
कि कौन सा अक्षर बार बार आ रहा है, 0.33, ये बार बार आ रहा है। बोलो आया कि नहीं है? जब ये बार बार आ रहा है, मुझे इसको सरल करना है, तो मैंने इसको मान लिया ये x है, ठीक है। अगर बार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आए, आपको आंख मीच कर उसको गुणा करना है। अगर आपकी एक ही संख्या हो रही है तो उसको x से करना है। अगर मान लो 1 3 बार आता है तो ये संख्या कितनी है, पॉइंट के बाद में 2, लेकिन रिपीट 3 ही हो रहा है। रिपीट जो हो रही है वो संख्या तो लेनी है, उसके अलावा पहले वाली भी सारी लेनी। जैसे इसमें 1 और 3 आ गया, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो किससे होगा, ये 100 से होगा। किससे होगा, 100 से। और अगर आपके ऐसा सवाल आ जाता है कि 3 संख्या आ गई, एक ये 4, चौथी रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रही तब तक इसको लेना है, तो ये होगा 4 0 से गुणा। किससे होगा, 4 0 से गुणा। और ये चीज आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब देखो, अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, जैसे सवाल तो 0.333 बढ़ रहा था, तो 3 यहाँ रह गया, और ये पीछे वाले 3 3 ये सारे आ गए, है कि नहीं भाई? आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये जो 0.3 है, इसको आप ऐसे मानो एक बार। अब इस x को मैं 10 से गुणा कर रहा हूं, तो 10 से गुणा करने पर एक पॉइंट आ जाएगा, बाकी के पीछे पॉइंट लगकर पूरी संख्या आ जाएगी। ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब आप मुझे बताओ, ये 0.3 के बाद में जो सारा मान है, ये किसका मान है, x का। तो यहां पर आपका 10x बराबर 3, और उसके बाद में आप लिख सकते हो प्लस x। क्या लिख सकते हो, 3 + x। क्यों कि ये सारा मान किसका है, x का, और ये जुड़ ही रहा है इसमें। और अब आप x को इधर लेकर आ जाओगे, तो 10x - x बराबर 3, और यहां पर आ गया क्या, 9x बराबर 3, और x बराबर आ गया 3/9, और आपका उत्तर कितना आ गया, 1/9। ये थोड़ा सा आपको ढंग से समझना है, और इस चीज को वास्तव में आपको समझ कर सरल करनी है, तभी हमें समझ में आएगा, अन्यथा ये सवाल कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार आगे सवाल है, ये सवाल मैं और करवा देता हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना। सवाल क्या कह रहा है, ये इसको देखने पर हमें पता चल रहा है कि 35 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 35। तो आप सबसे पहले इसको x मान लो, और 0 to 35 कर दो। अब हमने ये 35 कर दिया, इसका मतलब ये 35 ये चीजें बार बार आ रही है, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो मैंने आपको कहा किससे गुणा करना है, तो आपको ये चेक करना है कि सबसे पहले कि रिपीट क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे 35 आ रहा है कि नहीं, 35 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 2 और 3 है, इसकी संख्या ये लेनी है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो मैंने ये लिख दिया 100x, और इसको आप जब सरल करोगे तो ये कितना आएगा, 23.535353। बोलो सब में 53 आ रहे कि नहीं आ रहे? ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान देकर सरल करनी है। जब जो जोड़े हैं वो जोड़े बनने चाहिए, ठीक है ना। तो हमने 5353 के सारे रोल बना दिए। अब आप क्या करोगे, ये जो सारे इसका योग है कि नहीं, तो आप इसको आगे लिख सकते हो 100x बराबर 23.3 प्लस 0.235। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार ये सवाल होगा, और ये पूरा मान किसका हो गया, x का। तो ये इधर x आएगा, 100x में से 1x गया, बोलो कितना रहेगा, 90x। कितना रहेगा, 99, और ये आ गया 233/10। इस पॉइंट को हमने हटाने का प्रयास किया, और हटाने का प्रयास किया तो आपको x का जब मान ज्ञात करोगे तो आप इसको नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 99 से, और जो उत्तर आएगा हमारा वो इसका p/q के रूप में है। आगे ये सवाल है, ये आप एक बार करने का प्रयास करना, अगर फिर नहीं आएंगे तो मोस्ट महत्वपूर्ण सवाल आएंगे, वहां मैं आपको इसको एक बार फिर करने का प्रयास करूंगा। आज हमने 1 से लेकर 1.3 तक पढ़ा है।
आगे हम 1.4, 1.5 और 1.6 पढ़ेंगे और उसके बाद में जो मोस्ट सवाल बनेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। आप जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।